Morning, all of you. I am Mrs. Vinu. Welcome you all in today's discussion about occipital lobe syndrome. Occipital lobe syndrome में हम पढ़ चुके थे कि जब किसी व्यक्ति का ऑसिपिटल लॉब डैमेज हो जाता है तो उसके परसेप्शन से रिलेटेड क्या उसमें एबनॉर्मलिटी डेवलप होती हैं, उसमें सेरेब्रल ब्लाइंडनेस हो जाती है और उसमें विजुअल एग्नोसिया हो जाता है। विजुअल एग्नोसिया के कुछ सब पार्ट्स थे जैसे कि एपेरिसेप्टिव एग्नोसिया, एसोसिएटिव एग्नोसिया, इसके अलावा और 6 अदर टाइप्स ऑफ एग्नोसिया होते हैं। जैसे कि उसमें आता है सबसे पहला विजुअल ऑब्जेक्ट एग्नोसिया जो हम कल पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे आगे साइमल्टेनियस एग्नोसिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट साइमल्टेनियस एग्नोसिया। साइमल्टेनियस एग्नोसिया जो टर्म है इसका उपयोग सबसे पहले वॉलपार्ट ने 1924 में किया था। इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति किसी स्टिमुलस को केवल एक ही एस्पेक्ट को परसीव कर पाता है। अगर उसके सामने कोई स्टिमुलस या कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका सिर्फ एक ही पहलू वो जो रोगी है या व्यक्ति है वो परसीव कर पाता है और उसके और जो अदर पहलू हैं वो उनको परसीव नहीं कर पाता है। चाहे वो स्टिमुलस उसके सामने बार बार ही क्यों ना उपस्थित किया जाए, उसको बार बार दिखाया जाए, तो भी वो उसके सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को एक समय में एक ही एस्पेक्ट को वो परसीव कर पाता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए कि व्यक्ति को कोई एप्पल दिखाया जाता है। साइमल्टेनियस एग्नोसिया फेस करने वाले व्यक्ति को एक एप्पल आप शो करते हैं तो वो सिर्फ उस एप्पल के एक एस्पेक्ट को देखता है कि या तो उसके कलर को देखता है या फिर उसके शेप को देखता है, तो सिर्फ एक एस्पेक्ट देखता है। जबकि उस एप्पल के कितने सारे एस्पेक्ट है कि एप्पल रेड होता है, वो फ्रूट की कैटेगरी में आता है, उसका शेप है, उसका टेस्ट है, उसका सीज़न है कि वो किस सीज़न में आता है, तो वो क्या क्या बॉडी में फ़ायदा करता है, उसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये उसके और भी अदर पहलू हैं। एप्पल का केवल एक ही पहलू नहीं है कि वो रेड होता है, और भी उसके अदर एस्पेक्ट्स हैं। जो साइमल्टेनियस एग्नोसिया वाला व्यक्ति है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को परसीव कर पाता है, बाकी को नहीं कर पाता। सेकेंड वन इज़ प्रोस्पोग्नोसिया। प्रोस्पोग्नोसिया इसमें व्यक्ति जो है उसको फेस एग्नोसिया हो जाता है। फेस एग्नोसिया का मतलब कि व्यक्ति के सामने अगर कोई फेस लाया जाता है, कोई चेहरा दिखाया जाता है उसको, तो वो उस चेहरे को पहचान नहीं पाता है। वो इतना तो बता देगा कि ये फेस है, एक व्यक्ति का है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि ये फेस जो है ये किसका फेस है, चाहे वो फेस उसके परिवार के किसी सदस्य का ही क्यों न हो। तो वो ये नहीं बता पाता कि इस चेहरे वाले व्यक्ति से उसका क्या रिश्ता है, ये किसका चेहरा है, या ये जो है इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, ये सब चीज़ें वो नहीं बता पाता है। इसको कहा जाता है फेस एग्नोसिया। फेस एग्नोसिया होने का कारण होता है कि जो दोनों हेमिस्फीयर हैं हमारे, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, उनके मीडियल सरफेस पे अगर बायलिटरल टेम्पो ऑसिपिटल या ऑसिपिटल लीजन हो जाता है। बायलिटरल होता है टेम्पोरो ऑसिपिटल या ऑसिपिटल लीजन हो जाता है तो व्यक्ति को प्रोस्पोग्नोसिया हो जाता है। प्रोस्पोग्नोसिया मीन्स फेस एग्नोसिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कलर एग्नोसिया। कलर एग्नोसिया इसमें व्यक्ति जो है वो कलर को फॉल्टी परसीव करता है। कलर का परसेप्शन उसका फॉल्टी हो जाता है, जिसमें वो कलर को दो तरीके से फॉल्टी परसीव करता है। इट मीन्स एक तो हुआ विजुअल एग्नोसिया फॉर कलर एंड डिटेक्शन ऑफ कलर नेमिंग। इट मीन्स कि वो रंग को नहीं पहचान पाता है, कलर को नहीं पहचान पाता है और न ही किसी कलर का वो नाम बता पाता है। इसी के साथ साथ इसमें व्यक्ति में अफेजिक कलर एनोमिया भी हो जाता है। अफेजिक कलर एनोमिया में व्यक्ति जो है रंग को सही से परसीव कर लेता है, बता देता है कि ये एक कलर है, लेकिन उस कलर का नाम नहीं बता पाता कि ये कलर है कौन सा। तो गैस्फ्रिड एंड फुसेलो ने 1977 में इसका रीज़न बताया कि ये जो होता है ये ऑसिपिटल लोब में बायलिटरल डैमेज हो जाने के कारण अफेजिक कलर एनोमिया व्यक्ति के अंदर
हो जाता है, उसको ये फेस करना पड़ता है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम एग्नोसिया एलेक्सिया के बारे में। एग्नोसिया एलेक्सिया जो है ये इस तरह के सिंड्रोम में जो रोगी होता है वो किसी भी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। मतलब कुछ भी उसको अगर लिख कर दे दिया जाता है तो उसको नहीं पढ़ पाता है। इसे प्योर एलेक्सिया या फिर प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस या वर्ड फोम एलेक्सिया भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति जो होता है वो लिखे हुए शब्दों को उसके लिए पहचानना मुश्किल होता है। उसको अगर आप डिक्टेशन देते हैं तो वो डिक्टेट कर सकता है, वो सुनेगा और लिखेगा, लेकिन अगर कहीं पर उसे लिखा हुआ कोई शब्द मिल जाता है तो उसको पहचान नहीं पाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। उसे अगर आप कुछ चीज़ कॉपी करने के लिए दे देंगे तो वो कॉपी नहीं कर पाएगा, उसको देख करके कॉपी नहीं कर पाता है, उसको पढ़ नहीं पाता है। लेकिन अगर आप उसको डिक्टेट कर रहे हैं, कह रहे हैं लिखिए लै, तो वो लै लिख देगा, लिखिए कै लिख देगा, लिखिए चै लिख देगा, लिखिए फै लिख देगा। लेकिन अब यही लेटर्स अगर आप उसको लिख कर दे देते हैं और कहते हैं कॉपी कीजिए तो वो कॉपी नहीं कर पाता है, उसको कहा जाता है एग्नोसिक एलेक्सिया। वॉल्श एंड हॉयट ने 1969 में बताया कि ये जो एग्नोसिया एलेक्सिया है इसका कारण होता है ब्रेन डैमेज, ब्रेन में किसी प्रकार की क्षति हो जाना। अगर ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है तो ब्रेन के जो लेफ्ट ऑसिपिटल रीजन है या कॉर्पस कैलोजम का जो पोस्टीरियर पोर्शन है या फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज जो हैं उनमें अगर कोई डैमेज हुआ है, ब्रेन में डैमेज होने के कारण इन एरियाज़ में लेफ्ट ऑसिपिटल रीजन, कॉर्पस कैलोजम का पोस्टीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, अगर इनमें डैमेज होता है तो व्यक्ति के अंदर ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। देखिए लेफ्ट ऑसिपिटल रीजन यानी कि ऑसिपिटल एरिया का लेफ्ट वाला क्षेत्र, कॉर्पस कैलोजम आप जानते ही हैं कि कॉर्पस कैलोजम का क्या रोल होता है। कॉर्पस कैलोजम कहाँ होता है, जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर होते हैं उनको जोड़ने का काम कॉर्पस कैलोजम करता है। तो कॉर्पस कैलोजम का पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे का पश्च भाग जिसको बोला गया है, कॉर्पस कैलोजम का पीछे का हिस्सा या फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन डैमेज हुआ और इन हिस्सों पर चोट लगी है तो उसकी वजह से व्यक्ति में एग्नोसिक एलेक्सिया के लक्षण जो हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑसिपिटल लोब सिंड्रोम। यहाँ आकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि ऑसिपिटल लोब सिंड्रोम क्या होता है। इसके लिए 2 रेफरेंस बुक हैं, एक तो A.K. सिंह की है न्यूरो मनोविज्ञान के मूल तत्व और दूसरी भी A.K. सिंह की बुक है एडवांस जनरल साइकोलॉजी। इस दोनों बुक में आपको ये जो कंटेंट है ये अवेलेबल हो जाएगा। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे क्लास टाइम में ये पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।